इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में संबंध। तो जो उपभोग फलन होता है कंजम्पशन फंक्शन वह दो प्रकार का होता है। पहला है एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से पहले तो मैं पढ़ा चुका हूं और आज इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में हम संबंध को भी देखेंगे। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले दोनों के संबंध से पहले कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वह है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ये वाला फॉर्मूला है। डेल्टा अर्थात ये त्रिभुज वाला चिन्ह ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों का अर्थ एक ही है, चेंज, परिवर्तन। सी फॉर कंजम्पशन उपभोग व्यय को बतलाता है और जो वाई है यह आई को दर्शाता है। तो यहाँ पे सी का अर्थ क्या हो गया डेल्टा के साथ कि उपभोग में परिवर्तन और आई में परिवर्तन। तो इस प्रकार से एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्या परिभाषा होगी कि आई में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है इन दोनों के बीच के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अभी हम और भी बारीकी से समझेंगे सरल से सरल शब्दों में। तो पहले इसको गणित रूप में समझ लेते हैं कि ये निकलता कैसे है। तो यहाँ पे ये y हो गया और ये c हो गया। तो y जो है पहले बताया कि I को प्रदर्शित करता है और c उपभोग व्यय को प्रदर्शित करता है। माना अर्थव्यवस्था का जो I का पहला स्तर है वह है 5 रुपीज और उस समय अर्थव्यवस्था का जो खर्चा है c जो है वह 4 रुपया है। तो अभी हम एमपीसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एमपीसी को ज्ञात करने के लिए हमें I का अगला स्तर चाहिए, ठीक है। तो माना कि अर्थव्यवस्था की आय 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का जो खर्चा है वो बढ़कर 7 रुपए हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में परिवर्तन को अर्थात आय में परिवर्तन को और कंजम्पशन में परिवर्तन को निकाल सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3। अब देखिए आय में कितना परिवर्तन हुआ, आय कितनी बदली 5 रुपए, वृद्धि भी 5 रुपया और यहाँ कितना चेंज हुआ 3 रुपए का चेंज हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अब दोनों चीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी। डेल्टा सी की जगह हम 3 रखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में डेल्टा वाई में हम 5 रखेंगे। तो इस प्रकार से इसका भाग इसमें देना, अर्थात जो 5 है उसको क्या करना है 3 में भाग देना है, अर्थात 5 का भाग 3 में देना है या 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से 5 छक्का 30 इट मीन्स हो गया 0.6। तो इस प्रकार से हमारी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 0.6, या इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि 60%। तो जो खर्चा है इकोनॉमी का वह 60%, कितना परसेंट हुआ है 60% उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम एमपीसी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, और उसके जवाब में 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से उसको घटा दिया जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह एमपीसी निकल कर आ जाएगा। ओके, अब इसको हम एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एमपीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न आय स्तरों पर या आय के परिवर्तन होने पर। पहले बताया कि आय के परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। हल कैसे किया जाएगा यहाँ पे पहले बताया, फिर यहाँ पे विभिन्न आय स्तर दे रखे हैं कि आय में कितना कितना परिवर्तन हुआ है, उपभोग में कितना कितना परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद एमपीसी कैसे ज्ञात करते हैं सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है। एक बता देते हैं कि जब इनकम 0 होती है तो उस समय भी कंजम्पशन देखे 1000 रुपया है। 1000 रुपये व्यक्ति कहाँ से खर्च कर रहा है जबकि उसकी इनकम 0 है। तो इसका मीनिंग हुआ कि वो
भूतकाल की जो उसके पास बचत है, पहले का पैसा उसका जो बचा रखा है, वो उसको क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, इसलिए 1000 रुपये दर्शा रखा है। इधर 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 कोई मान नहीं निकलेगा। अब देखिए इनकम आ गई 2000 जनरेट हो गई, कर्जा कितना है 2000 रुपया, इधर डैश डैश कुछ नहीं निकलेगा। अब 2000 से बढ़कर आय हो गई 4000 रुपया। ओके, अब आय में परिवर्तन को निकाल सकते हैं क्योंकि 2000 रुपये खर्चा कर रहा है 2000 रुपया, ठीक है, और 4000 जब इनकम बढ़ी तो 3600 रुपए का खर्चा बढ़ गया। ओके, आय बढ़ गई कितनी 4000, तो 3600 रुपये खर्च हो गया। तो आय में परिवर्तन कितना हुआ, 4000 में से 2000 घटा दीजिए तो 2000 निकल के आ गया। 3600 में से 2000 घटा दीजिए 1600 हो गया। तो 1600 में 2000 का भाग दीजिए तो 0.8 आ गया। कितना आ गया, 0.8 आ गया। तो इस प्रकार से यदि हम एक का ऐसा निकालते हैं तो बाकी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, 2000 का भाग इसमें देना 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 है। तो यहाँ पे देखिए एमपीसी का मान 0.8, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1 है। तो इस प्रकार से एमपीसी का मान लगातार घट रहा है, जो क्या बतलाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे यहाँ आय बढ़ती है तो व्यक्ति का जो उपभोग व्यय है, उपभोग पर किया जाने वाला जो खर्चा है वो घटता चला जाता है, वह घटता चला जाता है। इसलिए एमपीसी का मान लगातार घट रहा है। जहां 0.8 था, इसका मीनिंग अर्थव्यवस्था का जो खर्चा था वो 80% था, लेकिन जब यहाँ 12,000 की इनकम पहुंच गई तो खर्चा मात्र 1% रह गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इनकम क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब ज्यादा आय बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर चुका होता है, ठीक है, अब वह बचाना ज्यादा शुरू कर देता है। ठीक है, माना किसी व्यक्ति की आय 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपए में उसकी जो बचत है ओनली हो सकता है कि वह 30,000 बचा रहा है और 70,000 खर्च कर दे रहा है। अब उसकी इनकम बढ़कर सीधे 50 लाख हो गई तो उसका उपभोग का खर्चा 70,000 से बढ़कर माना कि 5 ही लाख होगा, ठीक है, पर मंथ का। तो इस प्रकार से वो 45 लाख तक भी बचेंगे, क्योंकि वो जीवन के अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर चुका होता है, जितनी वस्तुएं होती हैं, सेवाएं, उनको परचेज कर चुका होता है। ओके, तो इसलिए जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होती है, बचत बढ़ने लग जाती है। तो जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं, बिल गेट्स का नाम ले लेते हैं, इधर अंबानी का नाम ले लेते हैं, तो भाई इनके पास इतना पैसा जो है वो बचत के रूप में तो है, ठीक है, उनका खर्चा कम है, लेकिन बचा क्या रहे हैं, ज्यादा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे आय बढ़ती है अर्थव्यवस्था की या किसी इंसान की, तो उसका जो खर्चा है वो कम होने लगता है, ठीक है, और बचत ज्यादा होने लगती है। तो इस प्रकार से ये हुआ एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब बात करते हैं कि सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति होती है उसका मान कितना होता है, तो समझ लेते हैं। नंबर 1, सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति है वो 0 से लेकर और 1 के बीच कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर बता दें एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी 0 नहीं होती है, कभी शून्य नहीं होती है। शून्य होने का अर्थ है कि जितनी इनकम उसने कमाई, जितनी इनकम उसने कमाई, अर्थात माना उसने 10,000 रुपए कमाए 1 महीने में, तो खाया कुछ नहीं, पूरा का पूरा बचा दिया। तो यदि इंसान ऐसा करेगा तो फिर जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए एमपीसी का मान कभी 0 नहीं होता है। ओके, अगला बात करते हैं कि एमपीसी का अधिकतम मान जो होता है वो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है कि जब व्यक्ति जितना कमाता है उतना पूरा का पूरा खर्च कर दे। ओके, माना व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए ही खर्च कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो एमपीसी होगी वह 1 होगी, अर्थात 1 लाख का भाग 1 लाख में देंगे तो मान कितना आएगा, एमपीसी का 1 आएगा। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि व्यक्ति की पूरी इनकम खर्च नहीं करता। जैसे हम पहले बता चुके हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटने लगती है। तो यहां पे बता दें कि एमपीसी जो होती है, एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, 0 से अधिक होती है, ठीक है, और 1 से कम होती है। एमपीसी का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक, और 1 लेस देन 1 से
कम होता है। ओके, इतना ध्यान रखना है कि एमपीसी का मान न तो 0 होता है न 1 होता है, 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। अगली जो बात है कि जो एमपीसी होती है, एमपीसी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात 0 नहीं होने का अर्थ है हमेशा धनात्मक होती है। व्यक्ति कुछ ना कुछ खर्च जरूर करता है, तो एमपीसी न तो कभी शून्य हो सकती है न एमपीसी का मान पूर्णतः 1 हो सकता है। इसलिए एमपीसी 0 से अधिक और 1 से कम ही होती है। 0 कब होगी अभी बताया, 1 कब होगी अभी बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम इस टॉपिक को ले रहे हैं और ये टॉपिक है ये किन्स का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, किन्स का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बता रहे हैं, इंसान एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती चली जाती है, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेती है और देश अमीर होने लग जाता है, तो ऐसे में उपभोग पर अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला खर्चा कम हो जाता है और बचत बढ़ने लगती है। तो ऐसा ही जब अर्थव्यवस्था के साथ होगा, तो अर्थात अर्थव्यवस्था जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, तो रहते कौन है यहाँ, अर्थव्यवस्था किसके लिए है, लोगों के लिए है। तो लोगों की आय बढ़ेगी, जब बढ़ती चली जाएगी, अमीर होता चला जाएगा इंसान, तो उसकी बचत बढ़ेगी और खर्चा कम होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति पिछले वीडियो में बता चुका हूं, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, कैसे उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, यही बताया गया है। उसका मान कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। इसके साथ बताया कि आय जो बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ साथ एमपीसी घटती है। यहाँ पे देखा 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, 0.3, इस प्रकार से एमपीसी लगातार घटती चली जा रही है। एमपीसी कैसे ज्ञात करनी है, यहाँ पे पूरा बता रखा है, इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पे बताया आपको, किस प्रकार से एमपीसी ज्ञात करते हैं, वहां पर भी मैंने आपको बता दिया है कि एमपीसी एक जगह ऐसे ज्ञात करेंगे तो दूसरे का मान कैसे निकलता चला जाएगा। यदि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इसका मान निकालना शुरू कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि एमपीसी को अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को रेखा चित्र पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं या उसका रेखा चित्र कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका रेखा चित्र बनाने के लिए देखिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 एक्सिस, 2 अक्ष लेने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। इस पे हम दिखाएंगे एक्स अक्ष पर हमारा होगा आय और वाई अक्ष पर होगा हमारा उपभोग या कंजम्पशन। ओके, तो इस प्रकार से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो भी क्या बतलाती है कि आय और उपभोग के बीच के संबंध को। तो यहां पर हमारा जो पहला रेखा चित्र बनेगा ये वाला, ये बनेगा रेखीय, ठीक है, कि सीधी रेखा के द्वारा हम किस प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दिखला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री के कोण पर हमें एक रेखा ड्रॉ करनी नीचे से ऊपर की ओर। यह आय की रेखा है, ये क्या बतला रही है कि आय बढ़ रही है, ठीक है। तो आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन हमने क्या देखना है यहाँ पर, हमने ये देखना है कि एक बार आय बढ़ने के बाद दोबारा व्यक्ति अर्थात एक स्तर के बाद दूसरे स्तर पर इनकम बढ़ती है तो उपभोग क्या उतना ही बढ़ता है, इसको अभी देखेंगे। इसके लिए करना क्या है, आपने यहां से एक लाइन और ड्रॉ करनी है यहां से इस प्रकार से, और इस पे लिख देना सी और सी। ये हमारा उपभोग की रेखा है जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दर्शाती है। ओके, इतना तो हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि हमें माना बात यहां पर इस बिंदु पर, इसका नाम रख दिया मैंने ए पर हमें राष्ट्रीय आय या आय देखनी है। तो हमें इस लाइन को नीचे खींचेंगे और इसको y लिखेंगे y1, अर्थात आय को दर्शाने के लिए इनकम का पहला स्तर है y1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा उपभोग कितना है, कंजम्पशन कितना है अर्थव्यवस्था का, तो इसको यहां से मिला दीजिए और इस पे लिख दीजिए C1। ओके, तो जब आय इतनी है, ठीक है, तो उस समय उपभोग OC1 है, ठीक है। एक पॉइंट पे हमने इसको कर दिया। अब चेक करते हैं आगे की तरफ कि यदि आय बढ़ती है तो उपभोग कितना बढ़ता है। यहाँ पे लेंगे अगला पॉइंट, थोड़ा आगे लेंगे जिससे कि आसानी से हम ये जान सकें कि राष्ट्रीय आय या आय में परिवर्तन
की तुलना में जो उपभोग है वो कितना बड़ा है। ठीक है, आई को हमने इधर बढ़ा दिया, इसको इससे मिलाएंगे, सी से, वाई से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, बी लिख दिया, आई यहां से बढ़कर y2 हो गई, अर्थात इधर की तरफ चली गई। इसका मीनिंग हो गया डेल्टा y, कि आई में परिवर्तन हो गया, y से y2 हो गई। अब देखते हैं कि उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, तो इसको यहां से हम क्या करेंगे, मिलाना शुरू करेंगे। ओके, यहां से, और ये हो जाएगा C2। अब देखिए ये हो गया डेल्टा C। अब यहां पे नजर डालिए कि आई में परिवर्तन वाला बॉक्स देखिए बड़ा है, और एक कंजम्पशन अर्थात C1 C2 के बीच ये वाला बॉक्स देखिए छोटा है। इसका अर्थ क्या है कि आई में ज्यादा परिवर्तन हुआ है, आई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी तुलना में उपभोग कम बड़ा है, उपभोग कम बड़ा है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखला सकते हैं। ओके, पहले बताया कि जब ओ वाई क्या है, आई है, तो उस समय OC1 उपभोग है। जब आई बढ़कर OY2 हो जाती है तो उपभोग क्या हो जाता है, OC2 हो जाता है, जो ये बतला रहा है कि आई तो ज्यादा बढ़ती है, इधर ज्यादा बड़ा बॉक्स है, लेकिन उसकी तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। यही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बतलाती है कि आई में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में क्या होता है, उपभोग कम होता है। ओके, ये तो हो गया हमारा एक वाला रेखा चित्र। अगला वाला रेखा चित्र देखिए, ये तो हमारा लाइन वाला रेखा चित्र था, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को दिखा रहा था। वो हमारा x हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा उपभोग ही रहेगा। ओके, अब ये वाला जो रेखा चित्र हमारा बनेगा, ओके, इसको हम बनाएंगे और देखिए वक्राकार रेखा चित्र बनेगा कंजंक्शन कर्व का, जिस पर हम यही ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जो हम यहाँ पर बता रहे हैं तो कहीं पे आपको दूसरे ढंग का मिलेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। हम दोनों में देखना चाहते हैं कि एमपीसी में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने एक 45 डिग्री की लाइन खींचनी है जो कि हमारी इनकम को दिखा रही है, इनकम बढ़ती चली जा रही है। अब क्या करना है, हमने एक कंजंक्शन कर्व लेना है इस प्रकार से। ओके, इस पे लिख दिया C और इस पे भी लिख दिया C। ठीक है, अब ये देखिए वक्राकार है, सीधा नहीं है। ओके, नॉन लीनियर कर्व है, सीधा नहीं है। और एक क्या कहते हैं इसको, यदि सीधा होता तो लीनियर होता, सीधे लाइन होती। अब देखते हैं कि यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, थोड़ा इससे आगे लेना, यहां पर यदि हम आई का पहला स्तर देखते हैं तो यहां से हम एक लाइन नीचे खींचेंगे और आई हम यहाँ नीचे दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा y1। ठीक है, और हमारा ये पॉइंट हो गया A। तो यहां पर अर्थात OY1 जब हमारी क्या है, आई है, तो उस समय हमारा जो उपभोग हो रहा है AY1। ओके, तो यहां पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जानने के लिए हमने इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन अर्थात एक स्पर्श रेखा खींचनी इसके ऊपर। ठीक है, एक स्पर्श रेखा आप अलग से खींचेंगे, दिख जाएगी। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का नाम हमने रख दिया, ठीक है, टी। ठीक है, टी स्पर्श रेखा है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे इसका ढाल ज्यादा है, तो अभी आगे जानेंगे कि दूसरे का ढाल कितना होता है। तो यहाँ पर यदि हम कंजम्पशन को देखना चाहें कितना उपभोग हो रहा है तो इसको यहाँ से भी मिलाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हो जाएगा C1। तो इतनी हमारी आई है और उस समय हमारा इतना उपभोग है। ओके, अब इस बिंदु पर देखते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर देखते हैं, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं कि हमारी जो इनकम इतनी बढ़ जाती है और ये हो जाती है Y2, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने B। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक स्पर्श लाइन खींचनी है अलग से यूं करके। ठीक है, और ये होगी हमारी टी डैश और ये टी डैश, स्पर्श रेखा ऊपर से खींची जाएगी, भले आपको नहीं दिख रही है, अलग से खींचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए बिंदु पर यहाँ पे ढाल देखिए ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम होगा, क्योंकि जो कंजम्पशन का कर्व है वह इसकी तुलना में आगे चलकर फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारी आई बढ़ गई,
ठीक है, y1 से y2 हो गई। अब उपभोग देखते हैं कितना बढ़ा। ठीक है जी, इस प्रकार से हम इसको यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, और इस बिंदु पर यहाँ देखेंगे तो ये हमारा C2 हो गया, तो डेल्टा C और ये हो गया डेल्टा Y। तो यहाँ पर देखिए I का बॉक्स देखिए कितना बड़ा है, उपभोग का कितना छोटा है, जो बतला रहा है कि I तो ज्यादा बढ़ी लेकिन उपभोग उसकी तुलना में कम बढ़ा। इस प्रकार से एक ढाल पर, ठीक है, एक ढाल पर जो है उपभोग ज्यादा है, जबकि बी पॉइंट पर ढाल कम होने के कारण, ठीक है, I की तुलना में उपभोग घट जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को एक इस तरह से भी दर्शा सकते हैं और दूसरा हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। तो दोनों ही क्या बतला रहे हैं, दोनों जो बतला रहे हैं वह एमपीसी के बारे में ही बतला रहे हैं। अब अंत में समझते हैं कि जो एपीसी है और एमपीसी में क्या संबंध है। तो एपीसी हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो पहला देखते हैं कि I बढ़ने पर एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हैं, दोनों घटते हैं। अर्थात जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती चली जाती है तो एमपीसी का मान और एपीसी का मान दोनों का घटता है। घटता क्यों है कि उपभोग पर खर्चा हो जाता है कम और बचत होने लगती है ज्यादा। आगे क्या लिखा है, लेकिन एमपीसी ज्यादा घटती है, अर्थात एपीसी की तुलना में एमपीसी ज्यादा घटती है। ओके, दूसरा है आय घटने पर, अब इसका उल्टा आ गया कि आय घटने पर एपीसी और एमपीसी दोनों बढ़ते हैं। जब आय क्या होती है, अर्थव्यवस्था की इनकम घटने लगती है। एक बात तो पहली बात की बढ़ने की, यदि इनकम घटती है अर्थव्यवस्था की या किसी व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एपीसी और एमपीसी दोनों बढ़ते हैं, अर्थात एपीसी और एमपीसी का मान बढ़ने लगता है, अर्थात खर्चा ज्यादा बढ़ने लगता है और बचत कम होने लगती है। क्योंकि जब इनकम कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, बचत कहां से होगी, या होगी तो कम होगी और खर्चा उसकी तुलना में ज्यादा होगा। तो आय घटने पर एपीसी और एमपीसी दोनों बढ़ते हैं। ओके, लेकिन एमपीसी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसकी बढ़ने की जो दर होती है वो एपीसी से ज्यादा होती है। तीसरा देखिए, एमपीसी क्या है, एपीसी में परिवर्तन का मान बतलाती है, चेंज को बतलाती है। तो एमपीसी एपीसी में परिवर्तन का मान बतलाती है, अर्थात एपीसी जब चेंज होती है, ठीक है, इनकम का स्तर चेंज होता चला जाता है और तब दूसरे रूप में हम उसको एमपीसी के रूप में जानते हैं। ओके, तो इसलिए एमपीसी एपीसी में परिवर्तन का मान बतलाती है। और अगला है कि जब एमपीसी स्थिर हो, एमपीसी का मान चेंज नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एपीसी भी स्थिर रहता है, अर्थात जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति भी स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार से इस संबंध को हम क्या कर लेंगे, सही ढंग से याद कर लेंगे। इसके साथ ही जो एमपीसी का मान होता है वो गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब देशों के लिए ज्यादा होता है। माना गरीब आदमी है, कम कमाता है तो खर्चा उसका क्या होता है, ज्यादा ही होता है और बचत क्या होती है, कम होती है, इसलिए एमपीसी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, एमपीसी ज्यादा होती है। और जो अमीर देश हैं और जो अमीर लोग हैं उनके लिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है, वह कम होता है, अर्थात उनका खर्चा क्या होता है, कम होता है और अपनी आय की तुलना में वो अरबों रुपए क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए जो गरीब देश हैं या जो गरीब इंसान है उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो आय की तुलना में ज्यादा खर्च कर लेते हैं। और जो अमीर देश हैं या अमीर लोग हैं उनकी आय की तुलना में उन पर उपभोग पर किया जाने वाला खर्चा, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन पे क्या होता है, कम होता है और बचत बढ़ जाती है। तो बात हम क्या कह रहे हैं कि एमपीसी गरीब लोगों की ज्यादा होती है, गरीब देशों की ज्यादा होती है। ओके, और जो अमीर देश हैं या जो अमीर लोग हैं उनके लिए एमपीसी का मान कम होता है। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये बताया कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कैसे निकालते हैं,
तालिका में भी बताया कि किस प्रकार से हम एमपीसी को ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद हमने रेखा चित्र के द्वारा बताया आपको कि किस प्रकार से उसको हम फिगर पर दर्शा सकते हैं। और उसके बाद अंत में ये बतलाया कि जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, इन दोनों में क्या संबंध होता है।